स्लीप का और मेंटल हेल्थ लाइक यू मेंशन्ड, तो हम आपसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे। हमारी लर्निंग खराब हो सकती है, फोकस या कंसंट्रेशन अफेक्ट हो सकता है। जनरली लोगों का अप्रोच रहता है कि हम उसे खुद से ठीक कर लें। सेल्फ हेल्प की तरफ जनरली लोग सबसे पहले जाते हैं। देखो भैया, जाहिर सी बात है, अगर आप किसी तनाव, किसी परेशानी में होंगे तो उसका सीधा असर आपकी नींद पर पड़ेगा। आपकी नींद पूरी नहीं होगी, वो अधूरी रह जाएगी। अब जो कि आपकी नींद अधूरी रह गई तो घूम फिर कर आपका तनाव फिर से बढ़ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य बस इतना सा है कि आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी नींद बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। पर वो कैसे कनेक्टेड है, ये हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो हेलो, स्वागत है आपका नींद टीवी की इस ब्रांड न्यू सीरीज में, जहां हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे एक्सपर्ट से करवाते हैं जिन्होंने अपनी श्रेणी, अपने फील्ड में कई मुकाम, कई उपलब्धियां हासिल की हैं। तो आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर लेख बजाज, जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जो हमें बताएंगे कि हमारा पीस ऑफ माइंड, हमारी एक बेहतर नींद के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उनसे बात करेंगी आरुषि गर्ग और उनसे पूछेंगे कि इसी पीस ऑफ माइंड को किस तरह से बनाए रखना है, उसका ख्याल किस तरह से रखना है, और क्या आजकल की भाग दौड़ बड़ी लाइफ में हम एक स्ट्रेस फ्री जिंदगी जी सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे। तो बिना किसी देरी किए बुलाते हैं हमारे आज के गेस्ट्स को। Alright, hi Lake, thank you so much for joining us today. नींद प्लेटफॉर्म बहुत बहुत एक्साइटेड है आपसे आज बात करने के लिए। आई थिंक मेंटल हेल्थ और स्लीप इतने ज़्यादा कनेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं कि उस पे एक एक्सपर्ट से अगर हमें कुछ भी आज सीखने को मिलता है तो आई एम वेरी श्योर कि हमारे लिए और ऑडियंस के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच आरुषि। यस, और आई थिंक नींद का जो कॉन्सेप्ट आपकी ऐप का है, दैट आई रियली लाइक। इनफैक्ट मैंने पिछले कुछ मंथ्स में अपने कुछ क्लाइंट्स को भी रेफर किया है कि यूज नींद है। तो मेंटल हेल्थ के साथ स्लीप तो बहुत स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड है। एंड आई थिंक आज हम लोग थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे टू अंडरस्टैंड कि स्लीप कैसे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, और दोनों के बारे में समझेंगे। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर दैट। उससे पहले भी आप प्लीज अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि जो ऑडियंस आपसे पहली बार मिल रही है उन्हें आपके बारे में कुछ पता चले। बिल्कुल। ओके, सो मेरा नाम लेख बजाज है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। थोड़ा सा ट्विस्ट था मेरी करियर की जर्नी में। मैंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया है, देन उसके बाद मैंने शिफ्ट किया क्लिनिकल साइकोलॉजी में। आई एम प्रैक्टिसिंग एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। यस। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें कुछ क्वेश्चन हमारे यूजर्स से भी मिले हैं, तो हम आपसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे और आपके आंसर्स और एडवाइस को डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि कैसे अपने लाइफस्टाइल में उसको इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो फर्स्टली ये बताइए कि जैसा कि आपने कहा कि स्लीप और मेंटल हेल्थ का एक कनेक्शन है, तो किस तरह से आपको लगता है कि मतलब इस पे क्या साइंस का क्या कहना है कि हाउ डज आवर मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट आवर स्लीप? अगर हमारी मानसिक स्थिति में कुछ ऊपर नीचे होता है तो किस तरह से वो हमारी नींद को इम्पैक्ट कर सकता है? एक्चुअली ये दोनों ही डायरेक्शन में रिलेटेड है, और इसे हम अगेन रिसर्च की लैंग्वेज में बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप बोलते हैं कि मेंटल हेल्थ स्लीप को अफेक्ट करता है, स्लीप मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। कि मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो स्लीप खराब हो गई, स्लीप खराब हुई तो मेंटल हेल्थ और खराब हो गई। तो उस लूप में हम फंस सकते हैं, और उस लूप से निकाल भी सकता है कि आप स्लीप को ठीक कर लो तो मेंटल हेल्थ इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी तो स्लीप इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। सो एज फार एज साइंस इज कंसर्न, सो इसमें एक टर्म होता है, थोड़ा सा टेक्निकल है, आरईएम, जो शायद ऑडियंस ने कहीं सुना हो, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जो कि एक स्टेज ऑफ स्लीप होता है जो जैसे हम सोते हैं तब तो नॉन आरईएम स्लीप होती है। जैसे जैसे वो स्लीप गहरी होती है तो हम आरईएम स्टेट में चले जाते हैं। वहां पे हमारी इमोशनल प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा होती है, जो हमें सपने भी आते हैं वो भी उसी स्टेट में आते हैं। तो सपनों का वैसे तो और भी डायनेमिक्स है कि सपने क्यों आते हैं। वन ऑफ द मेजर रीजन है कि दिन भर में जो कुछ हुआ होता है उसके इमोशंस को और उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए
तो ब्रेन दिन भर हम एब्जॉर्ब करते हैं जो कुछ हो रहा है हमारे बाहर या हमारे अंदर। हमें कभी गुस्सा आ रहा है, कभी उदास फील हो रहा है, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, तो रात को इस REM स्लीप जो कि कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन का पूरी, मान लो हम 8 घंटे सोते हैं तो उसमें से कुछ पार्ट REM स्लीप होता है, उसमें इमोशनल प्रोसेसिंग होती है, जिससे नेक्स्ट डे जब हम उठते हैं तो हम इन अ वे फ्रेश उठते हैं, पूरे बर्डन के साथ नहीं उठते कि लास्ट दिन में जो कुछ भी हुआ। तो ब्रेन ऑप्टिमाइज कर लेता है इन अ वे, जैसे एक लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल खुद को ऑप्टिमाइज कर लेता है, वैसे ही ब्रेन खुद को ऑप्टिमाइज कर देता है जिससे हम नेक्स्ट डे अच्छी परफॉर्मेंस दें। लेकिन अगर स्लीप अच्छी ना आए हमें फॉर किसी भी रीजन की वजह से, तो ये ऑप्टिमाइजेशन खराब हो जाती है, इससे इमोशनल डिस्टर्बेंस रहता है। अगर किसी को कोई भी मेंटल वेलनेस से जुड़ी समस्या है या कोई प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या करा जा सकता है ताकि हमारी स्लीप ऑटोमेटिकली बेटर हो सके। एंड फिर सेकेंडली हम बात करेंगे कि अगर मेंटल हेल्थ आपको बेटर करनी है तो कैसे अपनी स्लीप के थ्रू उस तक पहुंचा जा सके। तो पहले हमें ये बताइए कि जब मेंटल हेल्थ जिसे हम कहते हैं, तो ऐसी कौन सी जनरली प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, पर फिर भी इंडिया में बहुत लोग हैं जिनको शायद आइडेंटिफिकेशन सबसे बड़ा इशू बन जाता है कि कब हम ये समझें कि हमें कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। तो वो फर्स्ट स्टेप आसान बनाने के लिए क्या कुछ पैमाने हैं, पैरामीटर्स हैं जिससे ये पता चल सके कि हाँ कोई प्रॉब्लम है। सो इसमें वैसे तो एक रेंज ऑफ इश्यूज होते हैं जो कि मेंटल हेल्थ में होते हैं, बट अगर मैं सबसे कॉमन वंस की बात करूँ तो उसमें डिप्रेशन है और एंजाइटी है। एंजाइटी भी अपने आप में 5 तरह के एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, डिप्रेशन में भी 3 लेवल्स होते हैं। बट इनको आइडेंटिफाई करने के लिए टोटल मतलब बेस्ट तो यही रहेगा कि हम लोग साइंस के बारे में पता करके रखें कि अच्छा ये साइंस होती है। जैसे डिप्रेशन को जब हम डायग्नोस करते हैं तो टोटल 9 सिम्टम्स हमारे पास होते हैं, उसमें से अगर 5 प्रेजेंट हो लगातार 2 वीक्स के लिए, तब हम उसे डिप्रेशन बोलते हैं। और इसलिए डिप्रेशन सैडनेस से अलग है। सैड हम सब कभी कभी होते हैं, बट अगर वो 9 सिम्टम्स में से 5 है और लगातार 2 वीक से ज्यादा है तो हम उसको डिप्रेशन का डायग्नोसिस देते हैं। प्लस इसकी आई थिंक डिप्रेशन और एंजाइटी के सब सिम्टम्स भी होते हैं, या अगर सेपरेट इश्यूज भी बोलूं मैं, सेल्फ एस्टीम इश्यूज होता है और रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं। ये सब भी हमारी ओवरऑल मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं एंड इन टर्न स्लीप को भी अफेक्ट करते हैं। जैसे इनफैक्ट जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हैं, अगर कभी आपकी लड़ाई हो जाए अपने पार्टनर से या फैमिली मेंबर से, तो नींद हमारी ऑलरेडी खराब हो ही जाती है। तो इन अ वे रिलेशनशिप, स्लीप या फिर मेंटल हेल्थ, ऑल ऑफ देम आर इंटरलिंक्ड। एंड अगेन इसको कब हमें लगेगा कि मेंटल हेल्थ इशू है और कब हमें ठीक है आज थोड़ी सैडनेस ज़्यादा है, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, वो सबको आता है। तो इसमें 2 मेजर क्राइटेरिया होते हैं, एक होता है डिसफंक्शन और एक होता है डिस्ट्रेस। मैं थोड़ा दोनों को समझा देता हूँ कि अगर आपको कुछ भी इमोशनली फील हो रहा है या किसी तरह के थॉट्स आ रहे हैं, तो नेगेटिव थॉट्स आना या नेगेटिव फीलिंग्स आना इज नॉर्मल, सबको आते हैं और आने भी चाहिए, उसका भी एक इवोल्यूशनरी रोल होता है। लेकिन अगर वो आपकी लाइफ को डिसफंक्शनल बनाए, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ को या प्रोफेशनल लाइफ को, कि आप अपना काम नहीं कर पा रहे, या फिर आप फैमिली में लड़ाइयाँ बहुत बढ़ गई है, या फिर आपसे जो एक्सपेक्टेड है, आपकी खुद की एक्सपेक्टेशंस या फिर आपके फैमिली मेंबर्स की या आपके टीम मेंबर्स की एक्सपेक्टेशन, वो आप पूरी नहीं कर पा रहे, तो इसे हम डिसफंक्शन बोलते हैं। दिस इज अ साइन कि शायद ये जो लेवल ऑफ नेगेटिव थॉट या नेगेटिव फीलिंग्स है, अब ये डिसफंक्शनल हो रहा है, तो शायद ट्रीटमेंट की नीड हो। दूसरा इसका पार्ट होता है डिस्ट्रेस, कि मुझे नेगेटिव थॉट्स अगेन हम सबको आते हैं। अभी अगर मैं इस मोमेंट में अगर मान लो मैं सोचूं अरे आज रात को कुछ खराब हो जाएगा, आज कुछ गलत होगा मेरे साथ, तो ये नेगेटिव थॉट आया, मैंने खुद से ही क्रिएट किया है। दिस इज नॉट डिस्ट्रेसिंग, मुझे पता है मैंने खुद ही क्रिएट किया है और इसका एक्चुअल में थॉट का कोई सर पैर नहीं है, तो ये मैंने ही क्रिएट किया है। दिस इज नॉट डिस्ट्रेसिंग फॉर मी, थॉट मैंने क्रिएट किया बट मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है मैंने ही क्रिएट किया, या फिर इसकी कोई इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है। बट अगर वो इतना स्ट्रांगली मुझे अफेक्ट कर रहा है कि मान लो मैं अभी घबरा जाऊं, मेरी सांस तेज हो जाए, हार्ट बीट बढ़ जाए,
या मेरे हाथों में पसीने आने लगे और बहुत ज़्यादा बार बार नेगेटिव थॉट चलता ही जा रहा है लूप में कि आज कुछ खराब होने वाला है, अब ये डिस्ट्रेस की कैटेगरी में आ गया, अब शायद ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है। Okay. So dysfunction तो or डिस्फंक्शन एंड डिस्ट्रेस। Okay. I think that is very helpful. जनरली अगर कोई भी ऐसा फील कर रहा है, चाहे डिस्ट्रेस या डिसफंक्शन, उन्हें लग रहा है कि हाँ अब हो रहा है लाइफ में, तो जनरली लोगों का अप्रोच रहता है कि हम उसे खुद ठीक कर लें, सेल्फ हेल्प की तरफ जनरली लोग सबसे पहले जाते हैं। तो उस स्टेज में जब कोई है, जब उन्हें पता चल गया है कि शायद कुछ इशू है और अब हम अपने अंदर से ही शायद कुछ कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन या उस टाइम के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जब someone is in that phase of dealing with the mental health issue? एंड अगेन आई थिंक सेल्फ हेल्प का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली माइल्ड केसेस में। इवन WHO की भी रिपोर्ट यही बोलती है कि अगर आपको माइल्ड डिप्रेशन है, 3 लेवल होते हैं डिप्रेशन के, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। माइल्ड डिप्रेशन में अगर आप रेगुलर वर्कआउट करो और रेगुलर मेडिटेट करो और आपका सोशल सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, तो आपको एक्चुअल में ट्रीटमेंट की नीड ही नहीं पड़ेगी। अगर ये कुछ चीजें ही आप सॉर्ट कर लो कि आप लेट्स से रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो और उनको खुद को सपोर्ट करने दे रहे हो, क्योंकि डिप्रेशन में एक सिम्टम ये भी होता है सोशल विड्रॉल, किसी से मिलने का मन नहीं करता, जो और ज़्यादा प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। तो वहाँ पे अगर आप सपोर्ट सीख करो या फिर किसी भी तरह की मेडिटेशन प्रैक्टिस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, माइंडफुलनेस, ये आप प्रैक्टिस करो और अपने थॉट्स को लिखना शुरू कर दो। क्योंकि जब आप, अगर मान लो मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव थॉट आ रहा है अभी, वो बस मेरे माइंड में है, तो इन अ वे वो मेरे सिर पे बैठा हुआ है और मुझे गाइड कर रहा है नेगेटिव थॉट। एक बार मैंने उसे पेपर पे लिख दिया तो मुझ में और नेगेटिव थॉट में एक डिस्टेंस आ गया। नाउ आई कैन सी द रियलिटी ऑफ दैट नेगेटिव थॉट, कि क्या वो एक्चुअल में रैशनल है या नहीं है। तो राइटिंग ऑल्सो हेल्प्स। तो ये सेल्फ हेल्प वाली चीजें माइल्ड केसेस में काफी हेल्पफुल रहती है। बट अगेन मॉडरेट या सिवियर लेवल अगर हो डिप्रेशन या एंजाइटी का, तो वहां पे फिर ट्रीटमेंट ही लेना पड़ता है। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है कि जैसा कि कई बार सेल्फ हेल्प से अगर आप माइल्ड लेवल ऑफ प्रॉब्लम पे हैं तो शायद सोल्यूशन मिल सकता है, बट कई बार नहीं भी उससे हेल्प मिलती है। तो जैसा कि आपने कहा कि शायद वो एक सही समय है ट्रीटमेंट लेने का, तो एग्जैक्टली ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? मेंटल हेल्थ में ट्रीटमेंट लेने का क्या मतलब होता है? थेरेपी क्या होता है या फिर मेडिकेशंस क्या होता है? जिसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, what should they expect from a mental health treatment? तो इसमें ब्रॉडली अगर मैं बोलूँ तो 2 एस्पेक्ट है। वन, एक को हम बोलते हैं टॉक थेरेपी, जिसमें जो प्रोफेशनल होता है वो आपसे बात करता है और वो बात बहुत ही अलग होती है जो कि हम फ्रेंड्स और फैमिली से करते हैं। इट्स अ प्रोफेशनल, जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स हम यूज करते हैं। तो दिस इज वन अप्रोच, इसकी भी मैं थोड़ी सी डेप्थ में जाऊंगा। सेकंड इज मेडिकेशन, जो वो साइकेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करता है। और टॉक थेरेपी में भी ब्रॉड लेवल पे अगर मैं बोलूँ 2 वेज है। एक है जिसमें सिम्टोमेटिक रिलीफ पे काम होता है कि आज मुझे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट से कैसे डील करना है, या फिर मुझे बहुत घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, उस एंजाइटी को कम कैसे करना है, इससे सिम्टोमेटिक रिलीफ। इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करके एक पर्टिकुलर अप्रोच है, वो बहुत हेल्पफुल होती है। फिर एक होता है इन डेप्थ वर्क, जिसमें यूजली, एटलीस्ट मैं तो साइकोडायनामिक अप्रोच यूज करता हूँ, जिसमें हम ये देखते हैं कि रूट्स क्या है उस नेगेटिव थॉट या नेगेटिव फीलिंग्स के, जो विच कैन गो बैक टू हमारे चाइल्डहुड में हमारी पेरेंटिंग कैसी हुई थी, घर पे इमोशनल एनवायरनमेंट कैसा था। तो वहां फिर ऐसा हो जाता है जैसे कि अगर एक प्लांट की रूट्स में ही प्रॉब्लम है, तो आप ऊपर से लीव्स कितने भी काटते रहो, वो लीव्स आगे खराब ही आएगी। तो ये वाला अप्रोच फिर इन डेप्थ रूट्स पे काम करने के लिए होता है। ब्रॉडली इसमें दोनों ही अप्रोचेस में हम लोग माइंड को समझने की कोशिश करते हैं कि माइंड के भी 3 लेवल है। एक कॉन्शियस, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, दिस इज कॉन्शियस माइंड। फिर कुछ चीजें जो बाय डिफॉल्ट मैं अपने बारे में एज्यूम करता हूँ, दुनिया के बारे में एज्यूम करता हूँ और अपनी लाइफ के बारे में एज्यूम करता हूँ, तो वो मेरे कोर बिलीव्स है जिसके बेसिस पे मैं सोचता हूँ।
कि मैं कैसा हूँ, लोग कैसे हैं, दुनिया कैसी है। जैसे आप मान के चलो कि कुछ लोग बहुत किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, तो उनका एक व्यू पॉइंट बना हुआ है कि लोग ट्रस्टवर्दी नहीं होते, तो वो पर्सन जब भी लोगों से इंटरेक्ट करेगा उसको नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे कि लोग कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत कर देंगे। एक पर्सन है जो जिसको बचपन से ही बहुत ही सपोर्टिव एंड केयरिंग एनवायरनमेंट मिला, उसको लगता है सब लोग अच्छे ही होते हैं, तो उसको बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट सोशल इंटरेक्शन में नहीं आएंगे। तो ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल था, बट इस तरह से हम अपने कोर बिलीव्स मान के चलते हैं कि मैं कैसा हूँ, लोग कैसे हैं, दुनिया कैसी है, लाइफ कैसी है, और उसी के बेसिस पे फिर हमारे थॉट्स और फीलिंग्स चलते रहते हैं। तो उन कोर बिलीव्स को समझना, फिर हम उसको रूट्स पे ही एड्रेस करते हैं। तो थेरेपी एंड मेडिकेशन दोनों इसके पार्ट रहते हैं। एंड थेरेपी में भी जैसे आपने बोला कि टॉक थेरेपी, सीबीटी, अलग अलग टूल्स होते हैं जिससे ट्रीटमेंट पे डिपेंडिंग ऑन आप सिम्टोमेटिक ट्रीट कर रहे हैं कि रूट ट्रीट। अगर डिसफंक्शन इतना ज्यादा हो जाए कि लेट्स से आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, मेरा जॉब पे जाने का मन ही नहीं कर रहा, तो वो फिर एक्सट्रीम केस है जिसके कॉन्सिक्वेंस स्ट्रांग हो सकते हैं, तो वहां पे फिर हम मेडिकेशन का भी सपोर्ट लेते हैं। बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जहाँ पे डिसफंक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो फिर बिना मेडिकेशन के भी ट्रीटमेंट हो जाए। एक और जो प्रॉब्लम जनरली लोग फेस करते हैं, कई बार इंसान अपने इश्यूज से तो डील कर लेता है, बट व्हाट रियली ट्रबल्स पीपल इज़ जब उनके लव्ड वंस को ऐसी कोई चीज़ से गुजरना पड़ता है और आप देख पा रहे हैं कि वो तकलीफ़ में हैं, वो उन्हें या तो डिप्रेशन या एंग्जाइटी, डेफिनेटली ऐसा कुछ सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, लेकिन वो अपने आप से इस वक्त ट्रीटमेंट पे जाने के लिए या उसको इवन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, और ये अपने आप में स्ट्रेस का कॉज बन सकता है फॉर द फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स। तो एज दैट पर्सन, एज द फैमिली मेम्बर और फ्रेंड ऑफ समवन एल्स जो कि मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, अपने लिए? सो अगेन इसमें जैसे आपने बोला 2 लेवल्स हो गए। अगर तो वो पर्सन परेशान है, उसको डिसफंक्शन और डिस्ट्रेस हो रहा है, लेकिन वो आपके सजेशन पे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास चला जाता है, तो वो तो बेस्ट केस है। बट अगर वो नहीं हो रहा फॉर नाउ, तो यहाँ पे आपको पहले इन अ वे एक लेवल ऑफ ट्रस्ट उस पर्सन के साथ डेवलप करना पड़ेगा, जिसमें एम्पैथी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एम्पैथी को अगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि मैं सामने वाले को फील क्या हो रहा है वो समझ पाऊं। जैसे मान लो किसी का बिल्कुल बेड से उठने का भी मन नहीं कर रहा, तो रादर देन कि मैं उसके पास जाके उसको सॉल्यूशन बताने लग जाऊं कि चलो कल से तुम्हें एक्सरसाइज करने जाना चाहिए, जिम जाना चाहिए, कि या फिर मैं जाके उसको बोलूँ कि देखो डिप्रेशन की मैंने वीडियो देखी थी नीना के यूट्यूब चैनल पे, तो इसमें ना सोशल सपोर्ट लेना चाहिए, तो तुम्हारा मन नहीं भी कर रहा तो भी चलो, तो वो पर्सन आपकी बात सुनेगा ही नहीं। और अक्सर ये होता है कि हम जाके एडवाइस करना शुरू कर देते हैं, सॉल्यूशन देना शुरू कर देते हैं, और वहां पे वो पर्सन फिर हमसे और दूर हो जाता है, उसको लगता है समझ ही नहीं रहा कि मुझे फील क्या हो रहा है। तो इसलिए एम्पैथी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोकस होना चाहिए और खुद से बार बार पूछते रहना चाहिए कि इस पर्सन को फील क्या हो रहा है। अगर वो आपने समझ लिया कि अच्छा इसको शायद ऐसा कुछ फील हो रहा है, और वो फिर आपने अपने वर्ड्स में कम्युनिकेट कर दिया, फिर सामने वाला आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देगा। और अगेन एक बार ये ट्रस्ट डेवलप हो गया, फिर वो पर्सन आपकी ये सजेशन भी मान लेगा कि प्रोफेशनल हेल्प सीख करते हैं, क्योंकि उसे पता है कि आप समझ रहे हो पहले उसको कि उसको फील क्या हो रहा है, फिर कुछ रिकमेंड कर रहे हो, वरना उसको लगेगा ये तो कुछ भी बोल रहा है, इसको पता ही नहीं है मेरी प्रॉब्लम क्या है। आई थिंक वही सबसे डिफिकल्ट हो जाता है इन कम्युनिकेटिंग, कि आप कैसे सही वर्ड्स यूज करें ताकि दूसरे इंसान को फोर्स्ड भी फील ना हो, अंडरस्टूड भी फील हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप उन्हें नज कर सकें, डायरेक्ट कर सकें टुवर्ड्स गेटिंग हेल्प। तो जो आपने बोला कि बार बार पूछिए अपने आप से कि क्या महसूस हो रहा है, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी पावरफुल स्टेप, और शायद उससे चेंज देखने को मिल सकता है। और ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, मतलब अपने क्लाइंट्स में भी मैं अक्सर देखता हूँ कि लाइक उनके फैमिली मेंबर्स, इनको नेगेटिव थॉट आ रहे हैं इस पर्सन को, उनके फैमिली मेंबर्स आके बोलेंगे अरे उल्टा सीधा मत सोचो,
इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो हर चीज में। अगर ऐसे शब्द मुझे सुनने को मिल रहे हैं तो मैं उस पर्सन पे नहीं ट्रस्ट करूंगा, मैं उसे बताऊंगा ही नहीं कि मेरे अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि नेगेटिव मत सोचो, मेरे कंट्रोल में नहीं है अगर मैं डिप्रेशन या एंजाइटी में हूँ। एक क्वेश्चन है, मतलब कि जब भी कोई हम मेंटल हेल्थ इशू की बात करते हैं या फिर challenge की बात करते हैं, तो अक्सर ये क्वेश्चन आता है लोगों के दिमाग में कि क्या मैं कभी इससे पूरी तरह से बाहर निकल सकती हूँ या निकल सकता हूँ, क्या ये पूरी तरह से कभी भी मुझे छोड़ सकता है जो भी मैं फेस कर रही हूँ लाइफ में। तो आपने इतने क्लाइंट्स के साथ डील किया है, इतने लोगों को एडवाइस किया है, वेयर इज द होप इन दिस जर्नी? कैसे, क्या, कहाँ पे जाके लोगों को लगता है, कितना टाइम लगता है, क्या मान के चलना चाहिए कि क्या हम कितनी जल्दी या कितनी देर में कंप्लीटली नॉर्मल फील कर सकते हैं, फिर से अलाइव फील कर सकते हैं? उस पे आपका क्या व्यू है? बिल्कुल। इसमें अगेन पर्सन टू पर्सन और प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है। जैसे अगर मैं डिप्रेशन का एग्जांपल लूँ तो ऑन एन एवरेज आप कंसिडर कर सकते हो, जो कि सुनने में लगेगा कि अच्छा इतनी जल्दी भी हो सकता है, 8 से 12 सेशन, जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी रफली वंस अ वीक की रहती है। तो अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लो, सही प्रोफेशनल से लो, तो विद इन 3 मंथ्स आप उस स्टेट ऑफ डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो। अगर वो बहुत ही एक्सट्रीम केस है तो फिर शायद मेडिकेशन भी लेनी पड़ेगी, बट आप एक गुड स्टेट में विद इन 3 मंथ्स आ सकते हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उसमें ज़्यादा टाइम भी लगे अगर काफ़ी सीवियर केस है, बट ऑन एन एवरेज 8 to 12 सेशंस में इनफैक्ट आपको चेंजेस तो विद इन 3 सेशंस भी दिखने शुरू हो जाते हैं। बट अगेन इसमें भी क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल बहुत वेरी करता है कि बिकॉज इट इज़ नॉट अ हार्ड साइंस। ऐसा नहीं है कि ये हो रहा है तो ये वाली दवाई दे दो ठीक हो जाएगा। इसमें इन अ वे मैं एज अ प्रोफेशनल मैं ही मेडिसिन हूँ, और मैं एज अ मेरा क्वालिटी कैसा है वर्क का वो बहुत मैटर करता है कि सामने वाला कितनी जल्दी और कैसे रिकवर होगा। प्लस इसमें एक पार्ट ये भी रहता है कि जो आपने बोला कि क्या ये कभी हमेशा के लिए चीज जा पाएगी, तो इसमें एक मतलब एक वीडियो है जो ऑडियंस भी सर्च कर सकती है, WHO की वीडियो है, इसका नाम है ब्लैक डॉग डिप्रेशन। तो उसमें बहुत ही विजुअली डिस्क्राइब किया होता है इसको, एक ब्लैक डॉग की तरह समझो डिप्रेशन को, जिसका साइज अगर आज मैं डिप्रेशन में हूँ तो वो ब्लैक डॉग मेरे ऊपर बैठा हुआ है और बहुत बड़ा साइज है। अगर मैं सही ट्रीटमेंट लूँ, सही चीज़ें सीखूं और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करूं और ट्रीटमेंट भी अपना पूरा कंप्लीट करूं, तो वो डॉग का साइज इतना छोटा हो जाएगा। ये हो सकता है कि वो डॉग स्टिल आपका पार्ट रहे, कहीं ना कहीं आपको पता हो कि हाँ एक पार्ट है मेरा, बट वो इतना छोटा हो जाएगा और उससे डील करना आपको बहुत इजीली आता होगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं स्लीप के बारे में, जो कि हमारा दूसरा एस्पेक्ट है। आपने हमें मेंटल हेल्थ के बारे में बताया, बट कई बार मेंटल हेल्थ अपने आप में एक कॉन्सिक्वेंस होता है प्रॉपर स्लीप ना लेने का। तो अगर हम शायद अपनी स्लीप पे वर्क करें तो हो सकता है कि हमारा मेंटल हेल्थ कुछ हद तक बेटर होना स्टार्ट हो जाए। तो व्हेन इट कम्स टू स्लीप, स्लीप अपने आप में एक प्रॉब्लम है या लैक ऑफ स्लीप, ओवर स्लीप, इस स्टेट को हम कब कैसे रियलाइज करें कि मेरी स्लीप इज नॉट नॉर्मल? उसके क्या इंडिकेटर हैं? आई थिंक इसमें ब्रॉडली अगेन दो तीन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप सुबह उठ रहे हो और आपको, बिकॉज स्लीप का गोल है कि आप सुबह उठो, आप रिकवर कर चुके हो और आपको फ्रेश फील हो रहा है और आपको रेस्टेड फील हो रहा है कि मुझे अच्छा रेस्ट मिला। बट अगर आप सुबह उठ रहे हो और आपको अभी भी लग रहा है कि अच्छी नींद नहीं आई, फ्रेश फील नहीं हो रहा, या फिर लेट्स से आप 8 घंटे सोते हो, आपने 8 घंटे सो लिया तो भी फ्रेश फील नहीं हो रहा, थोड़ा और कोशिश कर लिए 9 घंटे सो लिए तो भी फ्रेश फील नहीं हो रहा, तो बेसिकली आपको नेक्स्ट डे आपका कैसा जा रहा है, एक तो वहां से आप इंडिकेशन ले सकते हो कि मेरी स्लीप में कुछ गड़बड़ है, कि मैं उतना फ्रेश फील नहीं कर रहा, या फिर आप उठ तो गए लेकिन आपको दिन भर बीच बीच में नींद आए जा रही है, या तो आप जब लेटने सोने जाते हो और आप लेट गए हो पर नींद आ नहीं रही है, 20 मिनट बीत गए, आधा घंटा बीत गया, कभी कभी 1-2 घंटे बीत गए, आप लेटे हो और वेट कर रहे हो कब नींद आएगी और परेशान हो रहे हो,
तो वो एक साइन है कि कुछ स्लीप के साथ गड़बड़ है। अदरवाइज 5-10-15 मिनट में लेटने के बाद नींद आ जानी चाहिए। इफ नॉट फिर हमें कुछ करना पड़ेगा उसका। उसके अलावा अगर ऐसा है कि रात को आप सो गए लेकिन 1-2-3 घंटे बाद आपकी सडनली नींद खुल गई और उसके बाद आप वापस नींद नहीं आ रही है आपको, फिर से वही 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आप करवटें बदल रहे हो, नींद नहीं आ रही, ये सेकेंड टाइप का इंसोम्निया होता है। थर्ड टाइप का होता है कि आप जितने बजे यूजुअली उठते हो उससे लगभग 1-2 घंटा पहले आपकी नींद खुल जाती है। आपको पता है कि मुझे और सोना है लेकिन अब फिर से नींद नहीं आ रही। तो ये 3 तरह का इंसोम्निया होता है जो विच इज एन इंडिकेशन कि कुछ हमें चेंज करना चाहिए। ओके, तो नींद ना आने के लिए हम अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या कर सकते हैं ताकि एटलीस्ट हमें फिजिकली कोई डिस्कम्फर्ट ना हो या फिर हमारी बॉडी प्रिपेयर्ड हो टू स्लीप बेटर? आप क्या कहेंगे? तो अगर सिर्फ एनवायरनमेंट की बात करूं, नॉट थिंग्स जो मुझे एज एन इंडिविजुअल करना चाहिए, एनवायरनमेंट में मुझे एक तो ये होना चाहिए कि लाइट बहुत डिम हो या ना हो, तो दैट इज द बेस्ट। रूम में या तो बहुत डिम लाइट हो, जैसे या तो आपने कोई लैंप जला लिया या कोई कैंडल जला ली, तो वो इनफैक्ट कैंडल वगैरह और ज़्यादा सूदिंग हो जाता है एनवायरनमेंट। सेकंड, साउंड जितना मिनिमल हो सके उतना होना चाहिए। इनफैक्ट इसमें भी एक और सजेशन होता है, अगर लेट्स से आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे लेट्स से ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है या कोई साउंड बाहर से आ रहा है, तो वहाँ पे आप वाइट नॉइस का यूज़ कर सकते हो। वाइट नॉइस के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं या फिर आप जनरली भी लाइट म्यूजिक प्ले कर सकते हो। तो वो जो रिपीटेटिव नॉइस है जो बाहर की नॉइस को तो किल कर देगी, लेकिन हमारा ब्रेन उससे बहुत इजीली अडेप्ट कर लेगा क्योंकि वो रिपीटेटिव है, बार बार वो एक ही लेट्स से इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजे जा रहा है, तो ब्रेन को लगेगा ही नहीं कि वो एक्चुअल में बज रहा है और ब्रेन सो जाएगा। तो ब्रेन एक्टिव तब होता है जब कोई सडन साउंड आता है, तो ब्रेन एक्टिव हो जाता है। अगर एक साउंड है जो चले जा रहा है और रोज ही बजता है, तो ब्रेन को लगता है अरे तो थ्रेटनिंग नहीं है, तो वाइट नॉइस भी यूज कर सकते हो। उसके अलावा रूम का टेम्परेचर बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, जो भी आपकी बॉडी, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंडा अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आई थिंक क्वालिटी ऑफ बेडिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जिस बिस्तर पे सो रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी है। इनफैक्ट काफ़ी बार हम किसी भी तरह का बिस्तर खरीद लाते हैं या बेड खरीद लाते हैं, तो उसको इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहिए कि अगर वहाँ मैंने अपनी बॉडी को अच्छा रेस्ट दे दिया तो फिर एक बार इन्वेस्टमेंट थोड़ा खर्चा हो जाएगा, बट फिर उसके रिजल्ट्स मुझे हर रोज काफी महीनों सालों तक मिलते रहेंगे। तो आई थिंक बेडिंग की क्वालिटी भी जितनी अच्छी हो सके होनी चाहिए। इट इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट। एंड आई थिंक दूसरा एस्पेक्ट है अपार्ट फ्रॉम फिजिकल एनवायरनमेंट कि आप अपने थॉट्स को कैसे अलाइन कर सकते हो, थोड़ा सा काम कर सकते हो, क्वाइट कर सकते हो, ताकि जस्ट बिफोर कि इंटरनली आपको बॉडी आपकी अनवाइंड होने लगे। उसके लिए आप क्या देंगे? तो इसके लिए एक टर्म होती है स्लीप हाइजीन के नाम से। जैसे हम फिजिकल हाइजीन होती है साफ सफाई, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो स्लीप से, नींद से रिलेटेड साफ सफाई को स्लीप हाइजीन बोलते हैं। कि ऐसा मैं क्या करूं कि मेरी नींद अच्छी हो, अच्छी क्वालिटी की हो, साफ सुथरी हो, परेशान ना हो स्लीप ड्यूरिंग द स्लीप। तो इसमें इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपको लगभग जिस टाइम आप सोते हो, मान लो आप 11 बजे सोते हो, तो आपको 10:30 से एक सेट ऑफ रूटीन आपको सेट करना पड़ेगा। कुछ चीजें जिसमें आप करोगे जिससे आपकी स्लीप को एक एनवायरनमेंट ही ऐसा मिल जाएगा कि नींद अपने आप अच्छी आ जाएगी, आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा। जिसमें एक तो स्क्रीन टाइम, स्पेशली लास्ट हाफ एन आवर में स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। मोबाइल या लैपटॉप से आप दूर हो तो वो बेस्ट है। एक आप अगर वार्म वाटर बाथ ले लो तो उससे भी फिजिकल बॉडी आपकी सूद हो जाती है, शांत हो जाती है, जिससे अगेन रिलैक्स फील होता है और आपको नींद आ जाती है। आप मेडिटेट कर सकते हो या फिर नींद ऐप पे भी मैंने भी चेक किया था, काफी सारी एक्सरसाइजेज है, स्लीप स्टोरीज है, अगेन जो आपके माइंड को रिलैक्सेशन स्टेट में ले जाती है। उसके अलावा आप बुक रीड कर सकते हो।
बुक ऐसी हो जो बहुत इंटरेस्टिंग ना हो आपके लिए, वरना फिर वो माइंड फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। बुक हो जो थोड़ी सी बोरिंग हो, बट वो पढ़ते पढ़ते बहुत इजीली आप ड्रिफ्ट कर जाते हो नींद में। स्पेशली अगर आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आता तो ये बेस्ट है, आप इतने बोर हो जाते हो आप सो जाते हो। इसके अलावा कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितना हो सके आपका बेड पे जाने का टाइम और बेड से सुबह उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। मैं इसमें ये नहीं बोलूँगा कि आप 9 बजे सो जाओ और 6 बजे उठ जाओ, जब भी आप सोते हो, बट वो टाइम फिक्स होना चाहिए। चाहे आप रात को 12 बजे सो के सुबह 8 बजे उठ जाओ, रात को 1 बजे सो के सुबह 9 बजे उठ जाओ, बट वो टाइम फिक्स होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना हो। और उसी हिसाब से आप आधा घंटा पहले ये छोटी-छोटी चीज़ें करना स्टार्ट कर सकते हो। एक चीज़ और जो मेरे क्लाइंट्स में काफ़ी कॉमन होती है, वो कहते हैं कि हम लेटने जाते हैं और हमें दिन भर की चीज़ें और अगले दिन की चीज़ें परेशान करती है कि आज ये हुआ, कल पता नहीं क्या होगा। तो इसमें बेस्ट ये रहता है कि एक तो आप अगेन अब 5 मिनट निकाल के अपने थॉट्स को लिख लो कि आज मुझे दिन भर में ये हुआ, कल शायद ये प्रॉब्लम्स या ये टास्क मुझे करने हैं, अपनी टू डू लिस्ट बना लो। फिर ब्रेन को ये हो जाता है कि हाँ, आई एम रेडी, मुझे हर टाइम अलर्ट नहीं रहना कि कब क्या हो जाए। ब्रेन को आपने एक मैसेज दे दिया कि मैंने आज जो प्रॉब्लम्स हुई वो यहाँ लिख दी, कल जो हो सकती है, जो टास्क मुझे कल करने हैं वो लिख दिए। अब जब मैं कल उठूंगा तो मैं इस नोटबुक को या डायरी को उठा के पढ़ लूंगा। तो ब्रेन को एक सेट ऑफ रिलैक्सेशन मिल गया, तसल्ली मिल गई कि कुछ ऐसे परेशान, कुछ खराब नहीं हो जाएगा। अगर अपने क्लाइंट से मिलते हैं, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, बट आज मान लीजिए रात को सोने से पहले कोई ये वीडियो देखता है और उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, इशू है, चैलेंज है जिसे वो फेस कर रहे हैं, तो कुछ 1 या 2 ऐसे जिसे सूत्रा कहते हैं, अगर आप शेयर करें कि जो कोई भी अभी कुछ उस परेशानी से गुजर रहा है वो उनको सुन के एटलीस्ट उन्हें होप मिल सके, कुछ आराम मिल सके, इफ यू कैन शेयर। आई थिंक इसमें मैं एक टेक्निक ज़रूर बता सकता हूँ, बहुत ही सिंपल है। अगेन ये मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है, सेल्फ हेल्प का पार्ट है। कि अगर आपको कुछ भी बॉदर कर रहा है सोने से पहले, तो अगेन आप एक डायरी उठाओ, उसको 2 कॉलम्स में डिवाइड करो पेज को। लेफ्ट साइड पे 1 गो में अपने सारे नेगेटिव थॉट्स लिख दो जो लूप में चल रहे हैं। और जब ये हमारे साथ होता भी, हमें लगता है यार बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, पर जब हम लिखते हैं तो वो 2 या 3 ही लूप में चल रहे होते हैं। तो वो आप लेफ्ट साइड पे लिख दो। राइट हैंड साइड पे आप उन थॉट्स को चैलेंज करो, चाहे वो मोर रियलिस्टिक वे में हो या ज़्यादा रैशनल वे में हम सोच पाए। तो ये करने से इन अ वे उन नेगेटिव थॉट्स का इम्पैक्ट कम हो जाता है। दिस इज अ स्मॉल टेक्निक जो हम यूज करते हैं। अगेन लेफ्ट साइड में आप नेगेटिव थॉट्स लिख दो, राइट साइड में उसका उन थॉट्स को चैलेंज करते हुए रैशनल थॉट्स लिख दो। बाकी जो हमने डिस्कस किया मेडिटेशन एटसेट्रा, वो तो डेफिनेटली हेल्प करता है, बट अगर कोई एक्टिव प्रॉब्लम हो तो दिस कैन हेल्प। थैंक यू सो मच। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी आज ये वाला टेक्निक, बिकॉज आई एम श्योर ये सबको ही हेल्प करेगा, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कोच फॉर माइंड, और अगर इसमें हम 3 लेवल्स पे प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लेवल पे, विच इज जो हम सबकी लाइफ में होता है। सेकंड इज डिप्रेशन या एंजाइटी के केसेस, एंड थर्ड इज सिवियर जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होते हैं, जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। तो इन तीनों लेवल पे ही हम डील करते हैं, और वी हैव अ टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो अगर कोई भी इन सब में से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, सो दे कैन रीच आउट टू अस ऑन आवर वेबसाइट coachformind.com, और उसी के ही कॉन्टेक्ट सेक्शन में कॉन्टेक्ट नंबर भी है, ईमेल भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, ओके, सो एनीवन कैन कॉन्टेक्ट अस।